हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन विराष्ट्र के सिद्धांत पर खंडित हुई मानव जीवन की गरिमा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजन की ये रेखा इतिहास की ऐसी भयावह, रक्त-रंजित, क्रूर और जघन्य घटना थी जिससे पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हो गई थी। तो हम बात करते हैं विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त पर। 1947-1948 के दौरान पाकिस्तानी सेना और मुस्लिम कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था। हजारों हिंदुओं और सिखों को अंधाधुंध तरीके से मार दिया था। बड़ी संख्या में हिंदू और सिख दुष्कर्म के शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 50,000 से अधिक हिंदुओं और सिखों ने अपनी जान गंवाई। आधुनिक मानव इतिहास में ऐसे अत्याचारों की कहानियां कम ही मिलेंगी जो उस दौर में जम्मू कश्मीर में हुआ। इस नरसंहार का एक बड़ा कारण यह भी था, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय में देरी हुई। इस देरी का दोष वामपंथी इतिहासकार उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की इस मंशा पर मढ़ देते हैं कि वो इसे एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए विलय को टाल रहे थे। पर सच्चाई ये है कि ये देरी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मिता के कारण हुई थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में एकमात्र बाधा जवाहरलाल नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर प्रशासन की कमान सौंपने पर जोर देना था, जो महाराजा हरि सिंह को स्वीकार्य नहीं था। इधर जवाहरलाल नेहरू झुकने को तैयार नहीं थे। ये महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति के कारण अंततः समझौता किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विवादास्पद संस्थापक और जवाहरलाल नेहरू के मित्र शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंपना स्वीकार किया। तब जाकर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और जम्मू कश्मीर का विधिवत भारत में विलय हुआ। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना और कबायली श्रीनगर के पास पहुंच चुके थे। भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पूरा मुक्त करवाया जाता। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। बाद में रही सही कसर स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर पूरी कर दी गई। ये जम्मू कश्मीर में विभाजन की विभीषिका झेलने वाले हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह था। अंततः 5 अगस्त 2019 को ये नासूर समाप्त हुआ व एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया। जिद ने ले ली बहुत सारी जानें। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद के चलते विलय के बाद जब जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहे वही शेख अब्दुल्ला थे, जिन्होंने 1946 में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हुए एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें लोगों से जिहाद में शामिल होने का आह्वान किया गया था। जिनके आंदोलन का आधार था जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक हिंदू राजा के अंतर्गत नहीं रहेंगे। हरि सिंह ने अराजकता फैलाने पर आमादा इस आंदोलन के सूत्रधार शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पैरवी करने के लिए श्रीनगर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को अपने राज्य में शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए प्रवेश नहीं करने दिया था। बस वहीं से जवाहरलाल नेहरू जी ने नाराज हो गए थे और उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि वो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की राजनीतिक कमान दिलवा कर रहेंगे। इस हठधर्मिता के कारण ही पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने मिलकर मौके का फायदा उठाया और जम्मू कश्मीर को हड़पने की मंशा से
यहाँ आक्रमण कर दिया और भयंकर नरसंहार कर दिए। उस दौर का सबसे बड़ा नरसंहार मीरपुर, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वहां पर हुआ था, जहां पर हिंदू और सिखों की जनसंख्या लगभग 40,000 थी। कुछ भुक्तभोगियों के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस बारे में बाद में संस्मरण प्रकाशित किए गए। 1947-1948 के दौरान मीरपुर में निवासी धर्म मित्र ने 2004 में मेरा जम्मू और कश्मीर भूला हुआ इतिहास शीर्षक से संस्मरण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 25 नवंबर 1947 को हुई घटनाओं का विवरण दिया। एक ही दिन में 13,000 हिंदू और सिख मारे गए, जबकि 5,000 लड़कियों और महिलाओं को मुस्लिम आक्रमणकारियों और पाकिस्तानी सेना द्वारा उठा लिया गया। कुछ अनुमानों के अनुसार ये संख्या 22,000 से भी अधिक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब कबायली और पाकिस्तानी सेना मीरपुर शहर में दाखिल हुई, तो उन्होंने तुरंत ही पुरुषों की हत्या और हिंदू और सिख महिलाओं और लड़कियों के साथ जबरन दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो एक कारवां के साथ मिलकर शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मित्तर याद करते हैं कि जवान लड़कियों को पकड़ लिया और शहर को लूटना शुरू कर दिया। इस दौरान भागे हुए आक्रमणकारी मीरपुर लौट आए और शाम तक शहर को लूटते रहे। उन्हें उन घरों के बारे में सब पता था जिनमें ढेर सारा धन और सोना था। मित्तर ने कई घटनाओं का जिक्र किया जो इस कारवां के निकलने से पहले मीरपुर में हुई थी। ऐसी ही एक घटना को याद करते हुए जिसमें उनका अपना परिवार शामिल था, उन्होंने लिखा, श्रीमान दीवान देवी जी, जो मेरी दादी थीं और आर्य समाज हाई स्कूल में शिक्षिका थीं, उनके साथ लगभग 100 लड़कियां थीं। सभी को निर्देश दिया गया कि अपने दुपट्टे को सिर पर पगड़ी की तरह लपेटकर भगवान का नाम लेते हुए कुएं में कूद जाओ। बाद में वो खुद कुएं में कूद गईं। कुआं इतना गहरा था कि पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह सैकड़ों अन्य महिलाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी लाज बचाई। गहरे तक धंसा है ये दृश्य। मीरपुर नरसंहार के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी बीके गुप्ता ने बाद में भी फॉरगॉटन एट्रोसिटीज मेमोरियल्स ऑफ अ सर्वाइवर ऑफ द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया शीर्षक से एक संस्मरण स्वयं प्रकाशित किया। गुप्ता जी ने लोमहर्षक घटनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने बताया, जैसे ही हम झेलम पुल को पार कर रहे थे, सैकड़ों हिंदू और युवा लड़कियों ने पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण और दुष्कर्म से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। मैं नहर के ठंडे पानी में लाशों को बहता देख सकता था। उन्होंने पहले अपने बच्चों को तेज बहते पानी में फेंक दिया। बच्चे चीख पुकार कर रहे थे, पर उनकी माताएं असहाय थीं। जैसे जैसे बच्चे धारा में बहते गए, इससे पहले कि नहर उन्हें निगल जाए, उनके सिर पर एक दो बार पानी के ऊपर आए। माताएं असहाय होकर देखती रहीं। आक्रमणकारियों द्वारा अपहरण और यातनाओं के डर से उनके चेहरों के सारे रंग और भावनाएं मिटा दी थीं। फिर वे नहर में कूद गईं और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। इस बीच पुल पर मौजूद दूसरे बच्चों ने देखा कि क्या होने वाला है। वे अपनी माताओं के पास दौड़े और निराशा में उनके घुटनों को पकड़ लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने इन महिलाओं को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इन महिलाओं को बहलाया, फुसलाया, धमकाया और यहाँ तक कि उन पर अपनी बंदूकें तक भी तान दी थीं। लेकिन उन सभी ने मुसलमानों द्वारा दुष्कर्म का शिकार होकर उनकी यातनाओं से भरा जीवन जीने के बजाय गर्व और सम्मान के साथ अपने प्राण गंवा दिए। प्रोफेसर बलराज मधोक कहते हैं कि मुश्किल है उस बर्बरता को बताना जो बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने और इस नरसंहार के दौरान जम्मू कश्मीर और हिंदुओं और सिखों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। कश्मीर द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने लिखा है कि विभाजन के बाद जब जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुए और अगवा की गई महिलाओं की संख्या हजारों में थी, उनमें से
ज़्यादातर की परेड कराई गई और फिर उन्हें झेलम, रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में बेच दिया गया। इन असहाय महिलाओं पर पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों की बर्बरता का बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रोफेसर बलराज माधव कहते हैं कि तथ्यात्मक विवरण के साथ बताया गया है कि 1947-48 के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंदू नरसंहार की इस भीषण त्रासदी को भुला दिया गया है। वो लिखते हैं, इस त्रासदी का एक और दर्दनाक पहलू यह भी है कि भारत और बाहरी दुनिया इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। इस बात का कोई सटीक विवरण ही नहीं है कि भारत विभाजन में कितने लोग मारे गए या कितने लोगों ने अपने घर खो दिए। बस अनुमान है कि शायद 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि इतिहास में इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसने भारत को स्वतंत्रता देने का वचन दिया। उसकी योजना 1935 के अधिनियम के आधार पर विकसित की गई। ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में जीत हासिल की और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने 1935 के अधिनियम में बताए गए संघ का प्रस्ताव रखा। इसने यह भी प्रस्ताव रखा कि प्रांत खुद को क्षेत्रों में समूहित कर सकते हैं और ये तय करेंगे कि उनके बीच सत्ता कैसे साझा की जाएगी। 3 क्षेत्र प्रस्तावित किए गए। एक में तत्कालीन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल थे। दूसरे में मद्रास, यूपी, मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। तीसरे में असम और बंगाल शामिल थे। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया ताकि एक अलग राष्ट्र के लिए मुस्लिम समुदाय के समर्थन का बल प्रदर्शित किया जा सके। दंगे तत्कालीन कलकत्ता और बॉम्बे शहर में फैल गए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10,000 लोग मारे गए। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग, जिसने पहले कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, अपना समर्थन वापस ले लिया। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात थी, कांग्रेस ने शुरू में विरोध किया। उस समय अंतरिम सरकार थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मंत्रालय साझा करते थे और नेहरू वास्तविक प्रधानमंत्री थे। जल्द ही वो व्यवस्था टूट गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए तीनों क्षेत्रों का उपयोग करके भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। अप्रैल 1947 में पहली विभाजन योजना तैयार की गई थी। 4 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की और ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू और जिन्ना ने अपने भाषणों में इसका समर्थन किया। विभाजन योजना विवादास्पद साबित हुई। बड़े पैमाने पर नरसंहार और लूटपाट हुई। परिवारों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति को छोड़ दिया और सीमा पार कर शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त पर उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं या लोगों को इस दर्दनाक पहलू के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मेरा उद्देश्य बस इतना था कि आप सभी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से विभाजन विभीषिका दिवस के विषय में जानें और समझें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।